नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपाशंकर। दरअसल आज मैं आपको एक बहुत ही संगीन और रंगीन कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसकी पृष्ठभूमि होगी झारखंड। यह कहानी झारखंड की है। इस कथा के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, बस आप समझें कि मैं याद दिला रहा हूँ। वह जंगल की बेटी थी। जैसा जंगल सादगी भरा, खूबसूरत, वैसे ही वो बेटी थी। नाम चाहे जो भी हो सकता है, आप अपनी सुविधा के अनुसार नाम तय कर सकते हैं। नाम मैं नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन नाम आप जान जाएंगे जब आप पूरी कहानी समझ जाएंगे या सुन लेंगे। वैसे अनुमान के लिए मैं एक नाम रख लेता हूँ ताकि कहानी बढ़ाने में सुविधा हो। मैं उसका नाम सिंदूरी रखता हूँ। सिंदूरी। तो वह सिंदूरी थी, बिल्कुल खूबसूरत जंगल वाली लड़की। पेड़ों पे चढ़ती थी, फुदकती थी, पेड़ पे चढ़ जाती थी, नदी में कूद जाती थी, भैंस भी चरा लेती थी, भैंस धो भी लेती थी, फल तोड़ भी लेती थी, महुआ भी चून लेती थी। बिल्कुल उसकी जो प्रवृत्ति थी जंगली प्रवृत्ति थी। जंगली प्रवृत्तियों की जो लड़कियों की जो प्रवृत्ति होती है वैसी थी, बहुत सादगी वाली लड़की। तो वैसे ही लड़की थी सिंदूरी। अब छोटे शहर की थी, आदिवासी इलाके की थी। कल्पनाएं बड़ी बड़ी थी, फितरतें बड़ी बड़ी थी, सपने उसके बड़े बड़े थे। वो पढ़ना भी चाहती थी, लिखना भी चाहती थी, बड़ा आदमी भी बनना चाहती है जैसे और लड़कियां चाहती हैं। तो उसकी भी हसरतें थी, वो भी चाहती थी और उसने प्रयास भी किया। फिर क्या हुआ कि उसकी 8वीं 9वीं 10वीं क्लास जाते जाते उसकी शादी हो गई। शादी हो गई तो फिर एक बच्चा भी हो गया। बाद में पता चला कि जो बच्चे का जो पिता है वो कहीं ना कहीं नक्सलाइट मूवमेंट से जुड़ा हुआ आदमी है। फिर उससे वो दूरी बना लेती है और पुलिस का साथ देने लगती है। पुलिस से गुहार करती है कि उस आदमी से जिससे मेरी शादी हुई है उससे मेरी जान छुड़ाइए, और उसने मेरा बच्चा ले लिया है, उस बच्चे को भी दिलवाइए। वह गई एक आरक्षी अधीक्षक के पास। नाम उनका था परवेज हयात। परवेज हयात साहब ने देखा कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है, समस्याएं चाहे जो भी हों, और फिर उनका मन डोल गया। मन डोल गया तो फिर उन्होंने अपनी टोपी खड़खड़ाई थी, रौब-दाब किए थे, और जैसा होता है नौकरशाहों की अदा, उसमें बोला कि ठीक है, काम तो हो जाएगा। और फिर उस लड़की को उन्होंने झांसे में ले लिया। झांसे में लेने के बाद उसका शोषण करना शुरू कर दिया। उस लड़की के लिए अलग से एक फ्लैट की व्यवस्था कर दी जिसमें वो लड़की रहने लगी, और एसपी साहब उसमें आने जाने लगे। उनकी नज़दीकियां बढ़ गईं, और सिर्फ यही नहीं, वो लड़की इस एवज में यह सब काम करती रही कि परवेज हयात साहब उसके बेटे को दिलवा देंगे वापस। लेकिन परवेज साहब की नीयत कुछ और थी और उसका शोषण करते रहे। तो फिर कहानी ऐसे बढ़ती रही, और जब परवेज साहब की प्रतिनियुक्ति दिल्ली में हुई केंद्र सरकार में, तो उन्होंने अपने एक सीनियर बॉस जो आईजी थे, आईजी साहब का भी नाम था, नाम आप जानते हैं, नाम मैं बता भी देता हूँ।
उनका नाम था, झारखंड पुलिस में आईजी थे, पीएस नटराजन। बड़े रंगीन और संगीन व्यक्तित्व के मालिक थे वो। रहने वाले बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे, यहीं झारखंड कैडर में थे। फिर उन्होंने सिंदूरी से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया और वही काम किया जो परवेज हयात ने किया, और उस सिंदूरी लड़की के सामने के साथ उन्होंने अपने टोपी उतार दिए और नंगा मोक्ष प्राप्त किया। यह कई दिनों तक सिलसिला यूं ही चलता रहा। सिलसिला चलता रहा, चलता रहा और चलता रहा। इस खेल में नटराजन साहब के कई महिला खिलाड़ियां थी जिसके साथ वे रासरंग जीवन जी रहे थे, जिसमें उनकी एक मित्र की बेटी थी, पश्चिम बंगाल की थी, जिसका नाम था मधुप्रिया। मधुप्रिया ने उनकी मदद की और रांची जैसे शहर में एक फ्लैट लिया गया जिसमें वो सिंदूरी रहने लगी, मधुप्रिया भी रहने लगी और नटराजन साहब आने जाने लगे और जीवन का रास रंग शुरू हो गया। खेल तब बढ़ा जब लड़की ने आपत्ति करना शुरू कर दिया, क्योंकि लड़की को झांसा यह दिया गया था कि आपको सरकारी नौकरी में हम ले लेंगे और आपका बच्चा भी वापस करा देंगे। कई वर्ष बीत गए, ऐसा नहीं हुआ। और फिर उस लड़की के मित्रों ने प्लान किया, योजना बनाई, और योजना यह थी कि नटराजन साहब का स्टिंग ऑपरेशन कर लिया गया। उस स्टिंग ऑपरेशन में नटराजन साहब नंगा मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। कई वीडियो आए, कई दिल्ली के बड़े बड़े चैनलों ने उस नंगा मोक्ष के वीडियो को चलाए और दिखाए। सनसनी मच गई। यह कहानी है 2005 की। गर्मियों के दिन थे उस दिन। तब यहाँ के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा दिल्ली से कहीं विदेश जाने वाले थे और उन तक सूचना मिली, तो फिर उसी दिन नटराजन साहब को मुअत्तल कर दिया गया और उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। बड़ी अजीब स्थिति थी। चोर भागते हैं, सबने सुना। आईजी भागता है, यह पहली बार सुना गया। नटराजन साहब भागने लगे। झारखंड से वे लखनऊ गए। लखनऊ में क्या था कि उनकी जो बहन थी वो सरकार में सचिव लेवल पे थी और उन्होंने अपनी फिर गणित बनाई कि इस झंझट से कैसे निकला जाए। निकलना बड़ा मुश्किल था। फिर वे लखनऊ से दिल्ली गए। दिल्ली में वे मैनेज करने लगे कि इस घटना से कैसे निकला जाए, इस जंगल से, इस जाल से कैसे निकला जाए। रास्ता कोई सूरत नहीं निकल पा रहा था। बहुत मुश्किल हालात थे। वे भागने लगे और तब दिल्ली में मैं एक न्यूज़ चैनल का एडिटर था। हमारी मुलाकात हुई उनसे, इंटरव्यू भी हम लोगों ने लिया, जिसमें बड़े खेल, बड़े कानूनी खेल पीएस नटराजन ने बतियाए। उनका साफ मानना था कि ये गलत है। वो मुझे लड़की सिंदूरी फंसा रही है, उसके मित्र फंसा रहे हैं, वो नक्सलाइटों से मिली हुई है, नक्सलाइट हमें हटाना चाहते हैं, नक्सलाइट हमें मारना चाहते हैं। ये सब तो कहानी सबने सुनी। उसमें एक बात उन्होंने, कानूनी बात, जो मज़ेदार बात यह कही कि मौज बलात्कार नहीं होते। यह केस बलात्कार का था। कई दिनों तक बलात्कार उन्होंने किया, उन्होंने और एक परवेश साहब ने, लेकिन उसको नहीं माना। कानूनी अड़चनों में उसको कहा कि मौज है, ये हम उसके साथ मौज करते थे। वो लड़की सिंदूरी हमारे साथ मौज करती थी और मौज
बलात्कार नहीं होता। यह एंगल उन्होंने ले लिया और फिर वो भागते रहे, फिर कई दिनों तक भागते रहे। यह बहुत उफान पे कहानी थी और फिर उनको सरेंडर करना पड़ा, गिरफ्तारी हुई। अब कहानी यह थी कि उन्होंने राग छेड़ दिया था कि सिंदूरी नक्सलाइट थी। जो रिकॉर्डिंग हुई, ऑपरेशन हुआ, स्टिंग ऑपरेशन, वे नक्सलाइटों द्वारा किए गए थे। यह सब सवाल उन्होंने किए। तो ये एक सब कहानी थी, सच बयानी थी या मनगढ़ंत कथा थी, यह वे जानते हैं और सच्चाई क्या है वो बता पाएंगे।